एक 59 साल का आदमी जिसका इस एग्जाम स्कैंडल से सीधा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां स्टूडेंट पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जमकर लाठी और डंडे चलाया गया। लाखों स्टूडेंट के नंबर, उनका पूरा फ्यूचर इस बात पर टिका था कि सिस्टम सही काम करेगा, लेकिन सिस्टम उन्हें बार बार धोखा दे रहा था। जब लाखों बच्चे और उनके परिवार एग्जाम सिस्टम से भरोसा खो चुके हो, तो सिर्फ नई अनाउंसमेंट से वो भरोसा वापस नहीं आता। जब आपके मिनिस्ट्री के नीचे 2 साल में एक नीट 2024 और एक नीट 2026 और फिर सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी, इतने सारे स्कैंडल हो जाए, तो सवाल उठना लाजमी है कि मिनिस्ट्री की निगरानी में कहाँ चूक हुई है। 20 जुलाई 2026 सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में मानसून की हल्की फुहारें गिर रही थी, लेकिन जंतर मंतर के आसपास का मौसम कुछ और ही था। यह वही दिन था जब पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला था, और ठीक इसी दिन हजारों स्टूडेंट, एक्टिविस्ट और आम लोग दिल्ली की सड़कों पर उतर आए थे। पार्लियामेंट के अंदर देश के एमपी अपनी कुर्सी पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, और पार्लियामेंट के बाहर कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर वो बच्चे खड़े थे जो सालों से रात रात भर जाकर पढ़ाई करते हैं, जो अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई कोचिंग की फीस में लगा देते हैं, जो एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद में अपनी जवानी के सबसे कीमती साल किताबों में झोंक देते हैं। और आज वही बच्चे धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन के नारे लगा रहे थे। जंतर मंतर पूरी तरह से भर चुका था, इतना कि भीड़ सड़कों पर बहने लगी थी। कहीं तिरंगा लहरा रहा था, कहीं कोई लड़की अपने भाई की तस्वीर लिए खड़ी थी जिसने एग्जाम की टेंशन में अपनी जान गंवा दी। और थोड़ी ही देर में जब यही भीड़ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगी, तो पुलिस और स्टूडेंट के बीच वो टकराव हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश भर के स्टूडेंट जो कभी सिर्फ अपनी किताबों में डूबे रहते थे, आज देश के एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग करने सड़कों पर उतर आए? आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतनी बड़ी आग को जन्म दिया? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस आदमी तक जिसका नाम आज हर टीवी चैनल पर, हर सोशल मीडिया पोस्ट में, हर नारे में गूंज रहा है, धर्मेंद्र प्रधान। अब जरा जानते हैं आखिर ये धर्मेंद्र प्रधान है कौन और ये इस कुर्सी तक पहुंचे कैसे। तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालचेर में हुआ था। इनका फैमिली शुरू से ही पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा, और इनके फादर देवेंद्र प्रधान खुद एक जाने माने लीडर और यूनियन मिनिस्टर रह चुके थे। तो कुल मिलाकर कह सकता है कि पॉलिटिक्स धर्मेंद्र प्रधान के खून में थी। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इन्होंने उड़ीसा के उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की, लेकिन इनकी असली शुरुआत हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स से। ये एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े तालचेर में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने, यानी जो आज इनके खिलाफ स्टूडेंट सड़कों पर हैं, कभी ये खुद भी एक स्टूडेंट लीडर थे। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 1997 में जब उड़ीसा में एक एग्जाम पेपर लीक हुआ था, तो युवा धर्मेंद्र प्रधान ने खुद उसके खिलाफ प्रोटेस्ट की लीडरशिप की थी, और उस दौरान पुलिस की कार्रवाई का सामना भी किया था। तो इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये आयरनी और भी गहरी हो जाती है। इसके बाद ईयर 1998 में ये बीजेपी में शामिल हुए, अपने फादर के नक्शे कदम पर चलते हुए, और साल 2000 में उड़ीसा असेंबली इलेक्शन से इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। इसके बाद धीरे धीरे ये पार्टी में आगे बढ़ते गए, राज्यसभा के जरिए पार्लियामेंट पहुंचे, और सेंटर में कई अहम मिनिस्ट्रीज संभाले, जैसे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, स्टील, स्किल डेवलपमेंट। यानी एक ऐसा नेता जिसने एनर्जी से लेकर इंडस्ट्री तक हर तरह का मिनिस्ट्रीज संभाला। लेकिन जुलाई 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया, तो धर्मेंद्र प्रधान को एक नई और बेहद अहम जिम्मेदारी मिली, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 2024 के जनरल इलेक्शन में ये ओडिशा की संबलपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे और एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पर बने रहे। एजुकेशन मिनिस्टर बनने के बाद इनकी पहचान बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी नेप 2020 को लागू करने वाले मिनिस्टर के तौर पर। यह पॉलिसी भारत की पढ़ाई लिखाई के तरीके को पूरी तरह बदलने का दावा करती है। मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग यानी एक साथ कई सब्जेक्ट पढ़ने की आजादी, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग। गवर्नमेंट इस आजादी के बाद भारत के एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा बदलाव बताती है। इसी दौर में देश की एंट्रेंस एग्जाम एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए। मीडिया में और पब्लिक के बीच धर्मेंद्र प्रधान की इमेज हमेशा एक डिसिप्लिन्ड, पार्टी के प्रति वफादार और सौम्य भाषा में बोलने वाले नेता की रही है। ये नेता जो कभी विवादों में उलझते नहीं दिखते, जो हमेशा पॉलिसी और सुधार की भाषा में बात करते हैं, लेकिन आज वही इमेज सवालों के घेरे में है। और इसकी वजह है पिछले 2 सालों से लगातार
लगातार टूटता बिखरता एग्जाम सिस्टम। अब यहाँ ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरी कहानी को हमने अपनी पिछली डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में कवर किया है। बस इतना समझ लीजिए, नीट जैसे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पेपर लीक की खबरें आई, यूजीसी नीट जैसी बड़ी एग्जाम को अचानक कैंसिल करना पड़ा, रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां सामने आई और रिक्रूटमेंट में देरी होती चली गई। हर बार एक नया स्कैंडल, हर बार स्टूडेंट की मेहनत पर सवालिया निशान। तो इसकी वजह से धीरे धीरे स्टूडेंट के दिलों में एक गुस्सा जमा होता गया, एक ऐसा गुस्सा जो अब सिर्फ एग्जाम पेपर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे सिस्टम पर और उस सिस्टम को चलाने वाले मिनिस्टर पर सवाल बनकर फूट पड़ा। इन सभी मुद्दों को हमने अपनी पिछली डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में कवर किया है, इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन इंसिडेंट के बाद ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे बन गया। तो देखिए, होता क्या है कि 3 मई 2026 को देश भर में करीब 22 लाख स्टूडेंट ने नीट यूजी की एग्जाम दी। भारत की सबसे बड़ी और सबसे अहम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो तय करती है कि कौन डॉक्टर बनेगा और कौन नहीं। लेकिन एग्जाम के कुछ ही दिन बाद राजस्थान के सीकर शहर में केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार ने कुछ ऐसा देखा जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। एग्जाम से पहले सर्कुलेट हुए एक गेस्ट पेपर यानी अंदाजे के पेपर के करीब 120 से 140 क्वेश्चन असली नीट पेपर के सवालों से हूबहू मिलते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो नासिक और सीकर तक पहुंची। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक कुरियर एम्प्लॉय ने कथित तौर पर उस बक्से को खोलने या उसके पास पहुंचने की परमिशन दे दी थी जिसमें एग्जाम के क्वेश्चन पेपर रखे गए थे। तो इसी दौरान पेपर लीक होने की आशंका जताई गई थी और इसके कारण 12 मई को एनटीए को पूरी की पूरी नीट यूजी एग्जाम कैंसिल करनी पड़ी और दोबारा एग्जाम कराने का अनाउंसमेंट करना पड़ा। खुद धर्मेंद्र प्रधान को मानना पड़ा कि इसमें एक चूक हुई थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसी दौरान सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी वो डिजिटल तरीका जिससे स्टूडेंट की कॉपी एग्जामाइन की जाती है, वो भी बुरी तरह कंट्रोवर्सीज में गिर गया। इस काम का ठेका हैदराबाद की एक एडिटिंग कंपनी को दिया गया था, लेकिन नतीजा निकला टेक्निकल ग्लिचेस, धुंधली स्कैन की गई इमेज, खराब रिजोल्यूशन और गलत मार्किंग। लाखों स्टूडेंट के नंबर, उनका पूरा फ्यूचर इस भरोसे पर टिका था कि सिस्टम सही काम करेगा, लेकिन सिस्टम बार बार धोखा दे रहा था। तो सवाल उठता है, इतने सारे स्टूडेंट, इतनी सारी शिकायतें, आखिर ये सब मिलकर एक बड़े प्रोटेस्ट में बदले कैसे? तो शुरुआत हुई छोटे छोटे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। एसएफआई, एआईएसए और डीसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्रुप ने अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट शुरू किए। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन खड़ा होने लगा, हैशटैग ट्रेंड करने लगे, वीडियो वायरल होने लगे। धीरे धीरे एक मांग साफ होती गई, सिर्फ एग्जाम दोबारा कराना काफी नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। और उस जिम्मेदारी का चेहरा बन गए खुद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। प्रधान रिजाइन की मांग यानी प्रधान इस्तीफा दे, और ये सिर्फ एक नारा नहीं, एक मूवमेंट बनने लगा। और इसी बीच इस प्रोटेस्ट को एक नया अनोखा चेहरा मिला, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। एक ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप जिसका नाम ही अपने आप में एक तंज है। इसके फाउंडर अभिजीत दीपके ने इसकी कमान संभाली। सीजेपी ने जंतर मंतर को अपना मेन परफॉर्मेंस वेन्यू बनाया और स्टूडेंट की आवाज को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दी। और फिर जुड़ा एक और नाम जिसने इस पूरे प्रोटेस्ट को नेशनल हेडलाइन में ला दिया, सोनम वांगचुक, लद्दाख के जाने माने इंजीनियर, एजुकेशन रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट जो पहले भी अपने भूख हड़ताल के लिए जाने जाते रहे। 28 जून 2026 से सोनम वांगचुक ने सीजेपी के सपोर्ट में इंडेफिनेटली भूख हड़ताल शुरू कर दी, एआईएसए के 6 स्टूडेंट के साथ मिलकर। अब यहाँ एक पल रुकिए, सोचिए, एक 59 साल का आदमी जिसका इस एग्जाम स्कैंडल से सीधा कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मानते थे कि देश के स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हुई है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट प्लानिंग आगे बढ़ी। तय हुआ कि मानसून सेशन के पहले दिन यानी 20 जुलाई को एक बड़ा मार्च निकाला जाएगा, पार्लियामेंट चलो मार्च, जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक हजारों की भीड़ के साथ। और इसी के साथ शुरू हुआ वो चैप्टर जिसने पूरे देश को हिला दिया। हालांकि पार्लियामेंट मार्च से पहले सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पर 20 दिन से बैठे थे, इनको दिल्ली पुलिस जबरदस्ती प्रोटेस्ट साइट से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गई और ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। फिर इसके बाद 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च शुरू हुआ जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इसमें स्टूडेंट और पुलिस के बीच जबरदस्त क्लैश हुआ जिसमें पुलिस ने लाठी चार्ज किया, टीयर गैस फेंके। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम से परेशान होकर पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठी चलाया जा रहा था और जमकर लाठी चार्ज किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। कई स्टूडेंट तो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए। अब आप बताइए, एक लोकतांत्रिक देश में जहां स्टूडेंट सिस्टम से परेशान होकर पीसफुली अपनी आवाज उठा रहे थे, उन पर अगर गवर्नमेंट लाठी डंडा चलवाए तो फिर इस देश के लोकतंत्र और इस देश के सरकार पर सवाल उठेंगे ही।
तो अब हम उस सवाल तक पहुँच चुके हैं जिसके इर्द-गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। जंतर-मंतर की भीड़, पार्लियामेंट तक का मार्च, लाठियाँ, आंसू गैस, सोनम वांगचुक का 25 दिन का अनशन, इन सब के बीच एक ही सवाल बार-बार लौट के आता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान को सच में इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? इस सवाल का जवाब देने से पहले ज़रा इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में एक झाँकी लेते हैं, क्योंकि इस्तीफ़ा देना कभी हमारी पॉलिटिक्स में कोई अनोखी बात नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे मिनिस्टर रहते हुए एक बड़े रेल एक्सीडेंट के बाद मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। आज भी उस घटना को मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। इसके बाद भी टीटी कृष्णमाचारी हो, नटवर सिंह हो, ए राजा हो, दयानिधि मारन हो, बीएस येदियुरप्पा हो, अशोक चव्हाण हो या नीतीश कुमार हो, अलग-अलग समय पर अलग-अलग पार्टियों के इन नेताओं ने जब इन पर आरोप गंभीर हुए या इनकी निगरानी में कोई बड़ी चूक हुई तो इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी। कुछ बाद में बेकसूर भी साबित हुए, कुछ दोबारा सत्ता में भी लौटे, लेकिन इन्होंने वो कदम उठाया जिससे आज की पॉलिटिक्स में लोग भूलते जा रहे हैं, जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ना। और यहाँ एक दिलचस्प इत्तेफाक भी है। तो धर्मेंद्र प्रधान से पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल, इन्होंने भी 2021 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। भले ही वजह हेल्थ बताई गई हो, लेकिन ये दिखाता है कि इस्तीफा कोई असंभव चीज नहीं है। और सबसे बड़ी आयरनी तो यह है कि खुद धर्मेंद्र प्रधान जब 1997 में उड़ीसा में एक स्टूडेंट लीडर थे, तब इन्होंने खुद एक पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट को लीड किया था। यानी जो मांग आज इनके खिलाफ उठ रही है, कब ये खुद वही मांग किसी और मिनिस्टर से कर चुके हैं। तो इस्तीफे के पक्ष में तर्क साफ है, एक मिनिस्टर की जवाबदेही। जब आपके मिनिस्ट्री के नीचे लगातार 2 सालों में नीट 2024 और फिर नीट 2026 और फिर सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग में गड़बड़ी, इतने सारे बड़े स्कैंडल हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है कि मिनिस्ट्री की निगरानी में कहाँ चूक हुई है। जब लाखों बच्चे और उनके परिवार एग्जाम सिस्टम पर से भरोसा खो चुके हो, तो सिर्फ नई अनाउंसमेंट से वो भरोसा वापस नहीं आता। 3 नैतिक जिम्मेदारी, भले ही सीधी गलती किसी और की हो, किसी कुरियर एम्प्लॉय की, किसी ठेकेदार कंपनी की, लेकिन बात जब व्यवस्था की साख की हो तो सबसे ऊपर बैठे शख्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। यही परंपरा रही है, यही मांग आज सड़कों पर गूंज रही है।